देखो पिछले क्लास में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग क्या इंड कर चुके थे बताओ, नर्वस, क्या बताए थे बताओ, और हम क्या बताए थे कि एक और है जो कि क्या करता है, ब्रीदिंग को करता है, तो कौन, केमिकल। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या होगा, केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। लिखो सुनो एक बात को पहले लिख लो देखो क्या बताए थे कि नर्वस जो था वो ब्रीदिंग को जो कंट्रोल कर रहा था, तो हम बोले थे कि अगर दोनों में से लेना होगा तो किसको हम लोग करेंगे कंसीडर, केमिकल वाला को करेंगे कंसीडर। देखो हम जब ऐसा टाइप का डायग्राम बनाए थे, तुम लोग को याद है कुछ, क्या था यहाँ पे बताओ, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, इसी। देखो बेटा ये जो डायग्राम बनाए थे तो हम एक केस लिए थे, एक कैसा केस लिए थे, एक्साइटेड का, कैसा लिए थे, एक्साइटेड का, और एक केस कैसा बताया था, मोर एक्साइटेड। तो देखो आज जो हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं वो एक्साइटेड का बात नहीं करेंगे, किसका बात करेंगे, मोर एक्साइटेड का। यानी वो मोर एक्साइटेड क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स नेचर बढ़ रहा होगा, इसलिए वो ज़्यादा मोर एक्साइटेड हो रहा था। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो मोर एक्साइटेड के बारे में, आखिर किस तरह से वो एक्साइटेड ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, CO2 को ज़्यादा बाहर निकालते हैं ना। जब देखते होगे तुम लोग कि अगर किसी कंडीशन में अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो देखते हो जल्दी जल्दी सांस को बाहर निकालते हो, हम लोग का मेटाबॉलिक रेट क्या होता है उस समय बढ़ जाता है, और हमारे ब्लड में क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, केमिकल सिग्नल्स भेजेगा, और क्या करेगा, जैसे केमिकल सिग्नल्स जाएगा तो बोलेगा कि तुम CO2 को बाहर निकालो, क्योंकि बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और उसके कारण से क्या करते हैं हम लोग, डीप ब्रीदिंग करते हैं, क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, सारा CO2 जल्दी जल्दी। तो मेन केस है क्या, जब तक ये मोर एक्साइटेड नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। केमिकल्स का मतलब अब हम ब्रेन से रिलेटेड पढ़ाएंगे। देखो ब्रेन का कुछ पार्ट अभी नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि हम ब्रेन तो पढ़ाए नहीं अभी, लेकिन जितना बताएंगे हम उतना समझना है, ठीक है ना। फिर हम ब्रेन में जहाँ पहुँचेंगे तो फिर सारा क्लियर करेंगे। चलो थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने से पहले हमको बताओ कि वो 4 सेंटर का नाम बताओ जहाँ पे जो प्रेजेंट रहता था, बताओ जल्दी से, क्या क्या था, जल्दी बोलो 4 सेंटर का नाम। था ना ऐसे कुछ डायग्राम। देखो ये क्या था बताओ, डोर्सल कौन, और एपिनेस्टिक सेंटर का काम क्या था बताओ जल्दी, एपिनेस्टिक सेंटर का नहीं किया कॉपी रिवाइज में, हाँ सही बोल रहा था ना, देखो ना तो कॉपी, बैठे क्या हो, रिवाइज क्या नहीं करता है सब, पीछे से रिवाइज नहीं करोगे गोल होते चला जाएगा। हाँ ठीक है चलो चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से वही डायग्राम रहेगा सेम जो पिछले क्लास में बनाए थे, तो नहीं बनाओगे तो कैसे होगा उस इस बार देखो, इस बार हम लोग बनाएंगे कैरोटिड आर्टरी बनाएंगे, ठीक है ना, देखना सब।
चलो बनाओ जल्दी से। ये आगे वाला को क्या बोले थे हम लोग बता। और यहाँ पे क्या था? अच्छा ये मिड ब्रेन था ना। और उधर क्या हो गया? हाइंड ब्रेन हो गया। चलो ऐसे कर लो डिनोट। कीमोरिसेप्टर, कैरोटिड आर्टरी। कीमो रिसेप्टर है और बायरो रिसेप्टर है। एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो। मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। एग्जाम से कम 50 बार एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहना चाहिए, तब जाके वहाँ पे दिमाग तुम्हारा फ्लक्चुएट करेगा और क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए 9 महीना समय बचा है तुम लोग के पास मात्र। कम से कम जितना चैप्टर करा दिए उसको तो अच्छे से ग्रिप में ले आओ कम से कम। हाँ डाला हुआ पूरा है। हो गया। हो गया बाबू, स्टार्ट करें? अच्छा लिख लो। एनसीईआरटी में स्टिकी नोट्स रखो और जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, जो लगे कि हम भूल रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, उसको चिपका के उसमें लिख के लगा लो, क्योंकि लास्ट समय में नोट्स लोग रिवाइज नहीं कर पाता है। ठीक है ना? एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। अभी तुम लोग के पास नोट्स पढ़ने का समय है और ध्यान से पढ़ो। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, यानी तुमको लाइन अच्छा से क्लियर रहना चाहिए और लाइन याद भी रहना चाहिए। मई में एग्ज़ाम हो जाएगा नीट का।
हाँ नहीं नहीं, एक ही बार होगा मई में। हो गया। चलो देखो ये केस किसका है बाबू, बताओ। मोर, सुनो एक बात समझो बात को, कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी, मतलब इसके बारे में जानेंगे। देखो फिर से वही बात आ रहा है क्या, फोर ब्रेन और किसका, मिड ब्रेन का। और यहाँ पे किसका बात आ रहा, हैंड ब्रेन का। किस रीजन में था, आईसी और ईसी। देखो हाँ, मेडुला रीजन में। अगर हम तुमसे क्वेश्चन करें कि केमिकल मतलब कि जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वो नर्वस होगा कि केमिकल होगा, तो किसको लोगे बताओ? केमिकल को लेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल ही क्या कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? चलो एनसीईआरटी निकालो पहले, जल्दी से सब निकालो। हाँ, रेगुलेशन ऑफ ब्लड होगा। आगे आगे जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी का। देखो एक बार ध्यान से देखो, कहीं कैरोटिड ये सब मिल रहा जो लिखा है सब देखो तुम लोग, 2 मिनट में पढ़ जाओ उसको पूरा। इसमें नर्वस पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, देखो थोड़ा। आ गया ना, पढ़ो इसको पहले ध्यान से। मिल रहा कुछ नर्वस का? आया समझ में कुछ? देखो शुरू का 4-5 लाइन समझ में आ जाएगा क्योंकि नर्वस पढ़ा दिए हैं। अब नीचे में समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब किसका बात कर रहे हैं, केमिकल्स का, यानी कैरोटिड आर्टरी का बात हो रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। अब रुक जाओ, अब सुनो, अब मेरे तरफ ध्यान दो। देखो हम लोग का ब्रेन जो है वो कैसा है, खोखला है। कैसा है? खोखला टाइप से, ठीक है। और उस ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, CSF। ये क्या है बाबू? CSF। CSF का मतलब समझते हो? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो देखो ब्रेन कैसा है, खोखला है और उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जा रहा है, क्या? CSF। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है क्या है, CSF फ्लूइड है। और ये कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, जस्ट लाइक ए वाटर के तरह, मतलब पूरा तरह का है। तो कैसा हो गया CSF? तो कैसा, लिख लो यहाँ पे बगल में, CSF जो होता है कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, जस्ट लाइक वाटर। क्या समझे ना बात को? लिखो इसको। क्या? ये वाला सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो ये जो CSF है ये ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, वाटर की तरह रहता है, मतलब आर पार दिखेगा। और क्या करता है, नरिशमेंट देता है। क्या देता है? नरिशमेंट। किसको देगा नरिशमेंट? ब्रेन का बात कर रहा है तो ब्रेन को देगा, ठीक है। अब चलो आगे इसी के बारे में पढ़ते, कैसे बनता है। देखो ब्लड कैपिलरी जो रहता है ब्रेन के कहाँ रहता है, आउटर साइड में रहता है। कहाँ रहता है? ब्रेन का। मान लो कि सपोज दैट ये ब्रेन है और ब्रेन के आउटर साइड में क्या लगा हुआ है, ब्लड कैपिलरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्लड कैपिलरी। यही ब्लड कैपिलरी तुम्हारा क्या करेगा, यही ब्लड कैपिलरी, सुनना केवल, ब्लड कैपिलरी ये प्लेक्सस बनाता है। एक प्लेक्सस मतलब समझते हो, अभी फॉर्मेशन करेगा किसका, CSF का। किसका फॉर्मेशन करेगा? लिखो प्लेक्सस का नाम लिखो, कोरवाइड प्लेक्सस। रुक जाओ यहाँ देखो, कोरवाइड प्लेक्सस। सुनना एक बात,
देखो हमारे जो ब्रेन का आउटर सरफेस है उस पर क्या पाया जा रहा, ब्लड कैपिलरी। वो ब्लड कैपिलरी क्या करा रहा, क्रोवाइड प्लेक्सस बना रहा, कैसा, क्रोवाइड प्लेक्सस बना रहा। और वो प्लेक्सस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सीएसएफ में, यानी कि सीएसएफ का फॉर्मेशन करने में। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रेन के आउटर सरफेस पे हमारे ब्लड कैपिलरी रहते हैं, वो ब्लड कैपिलरी क्रोवाइड प्लेक्सस बना के और सीएसएफ का फॉर्मेशन कर देता है। और सीएसएफ का जो नेचर होता है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है और बहुत सारा चीज़ में, जैसे बायोन्सी समझते हो, बायोन्सी उत्प्लावन समझते हो, जो फ्लोट करते रहता है, चक्कर आता है समझते हो, चक्कर आता है ना, घूमते हो ना गोल गोल, तो क्या चक्कर आता है, किसके कारण, इसी फ्लूइड के कारण, ठीक है ना। तो किसमें किसमें हेल्प कर रहा है ये, तो तुम्हारा सबसे पहले हेल्प कर रहा है नरिशमेंट में, किसको नरिशमेंट दे रहा, ब्रेन को, फिर बायोन्सी में हेल्प करेगा, ठीक है ना। लेकिन बना कैसे ये, किसके थ्रू बना, क्रोवाइड प्लेक्सस के थ्रू बना। तो लिख लो तुम लोग कि कैसे बना सीएसएफ, लिखो कि आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन प्रेजेंट ब्लड कैपिलरी, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन प्रेजेंट ब्लड कैपिलरी, मतलब ब्रेन के आउटर सरफेस पे क्या रहता है, ब्लड कैपिलरी। वो क्या, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रोवाइड प्लेक्सस, फॉर्मेशन ऑफ क्रोवाइड प्लेक्सस एंड फॉर्म्ड बाय सीएसएफ। समझ गए बात को। देखो आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी, वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, पहले क्रोवाइड प्लेक्सस का, बहुत सारा क्रोवाइड प्लेक्सस बनाएगा और जब ये बन जाएगा तो किसका फॉर्मेशन कराएगा, सीएसएफ का। समझ गए बात को। समझी, कुछ नहीं है, बस सिंपल याद रखो ना कि ब्रेन के आउटर कवरिंग पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी। वो ब्लड कैपिलरी क्या कर रहा, क्रोवाइड प्लेक्सस को बना रहा, और वो क्रोवाइड प्लेक्सस किसका फॉर्मेशन कर रहा, सीएसएफ का फॉर्मेशन कर रहा। तो ऐसे तो लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो तो इसको लिख लो, देखो याद रहेगा हमेशा। कहाँ प्रेजेंट है बाबू, आउटर सरफेस ऑफ ब्रेन। ये क्या कर रहा, फॉर्म कर रहा, किसका, क्रोवाइड प्लेक्सस का। और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, फॉर्मेशन सीएसएफ का। अब देखो कन्वर्ट हो गया ना फ्लो चार्ट में, लिख लो इतना। लैंग्वेज से अच्छा है यही सब, स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे बढ़िया है, है क्या ना। अब देखो तुम लोग का जो मेन मुद्दा था क्या, कि सीएसएफ बना कैसे, तो ये तो बात पता चला गया। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे सीएसएफ के नीचे लिख लेना एक चीज, तुम लोग नरिशमेंट लिखा है ना, और बायोन्सी भी लिख लेना, BUONCY, बायोन्सी। चलो अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या दिख रहा बताओ, इसमें कुछ दिख रहा है तुम लोग को। अब क्या बचा है एनाटॉमी पोजीशन में, बताओ क्या क्या तुम लोग जान गए इसमें। देखो सबसे पहले फोर ब्रेन जान गए, मिड ब्रेन जान गए, ये आईसी तो जानते हो, ईसी जानते हो, और ये भी जानते हो, और ये भी जानते हो। लेकिन नया क्या दिख रहा है इसमें बताओ। देखो क्या होता है ना कि अब देखो मेरे तरफ देखना, लिख लिए तो देखो ये कैरोटिड आर्टरी का बात हो रहा, जो हमारे गर्दन के पास है ना, यहाँ पर क्या रहता है, कैरोटिड आर्टरी रहता है। यहाँ से ये ब्लड को लेकर कहाँ जाता है, ब्रेन के पास लेके जाता है। किस जगह से, गर्दन के पास से। तो गर्दन के पास क्या पाया जा रहा, कैरोटिड आर्टरी, और वो ब्लड को लेके कहाँ जा रहा, कहाँ लेके जा रहा, ब्रेन के बाद। लेकिन कैरोटिड आर्टरी ले जा रहा, कभी भी वेनस का बात नहीं करेंगे, वेन का बात नहीं करेंगे, कौन ले जा रहा, कैरोटिड आर्टरी। तो यही वो डायग्राम है क्या, कैरोटिड आर्टरी का, जो हमारे गर्दन के पास प्रेजेंस है और वो ब्रेन के पास ब्लड को ले जा रहा। आखिर जो ये ब्लड जो ले जा रहा है यही तो फॉर्मेशन करेगा सीएसएफ का अल्टीमेटली। तो देखो ब्लड कैपिलरी मतलब क्या हुआ, यानी उसके पास ब्लड है, तभी तो कैपिलरी का हम बात किए। तो कैरोटिड आर्टरी का काम बस यही है कि वो प्रेजेंस रहता है कहाँ पे, गर्दन के पास, और वहाँ से ब्लड को लेके कहाँ जाता है, ब्रेन के पास लेके चला जाता है। जब ब्रेन के पास ले जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, सीएसएफ का। लिख लो एगो चीज, कैरोटिड आर्टरी डालो नोट। देखो हम समझा रहे हैं एक चीज, इसको मिटा देना। सुनो देखना इधर आराम से।
किसका बात कर रहे बाबू? कैरोटिड आर्टरी। कहाँ प्रेजेंट है बताओ? प्रेजेंट नेक। अब देखो कहाँ जा रहा? गोज टू अपर रीजन। कहाँ, किस रीजन में जा रहा बताओ? ब्रेन। क्या लेके जा रहा? कैरी टू ब्लड ना। और किसका फॉर्मेशन कर देगा बताओ? देखो ब्लड कैपिलरी तो अब अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि तो ब्लड लेके जा रहा है तो ब्लड कैपिलरी ही ले जाएगा, तो ब्लड कैपिलरी ले गया और किसका फॉर्मेशन करा दिया? CSF का। तो लिख सकते हैं इसको। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, लिख के फिर से अच्छा से लिख देना। लैंग्वेज में उतना समझ में नहीं आएगा, एक साथ लिख देने के बाद समझा। आराम से इस तरह लिखते चलो, इसको याद करने में इजी हो जाएगा तुम लोग को। अब देखो चलो, हो गया। देखो गर्दन वाला रीजन के पास है ना, थोड़ा सा स्वेलिंग पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? स्वेलिंग। देखो ये स्वेलिंग है ना, और इस स्वेलिंग को ही क्या बोलते हैं? और इस स्वेलिंग के पास क्या प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर। मतलब क्या? केमिकल सब्सटेंस रिसेप्टर। और इसी को क्या बोलते हैं? तो ये बैरियो रिसेप्टर। तो ये पूरा तरीका से तुम्हारा क्या हो गया? केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग का एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। क्या जाने, ओवरव्यू बताओ तुम थोड़ा सा, पूरा पूरा क्लियर क्लियर बताओ जो जो हम अभी बताएं। कैपिलरी को, ब्लड कैपिलरी ब्रेन के पास, और वही ब्रेन फॉर्मेशन करता है CSF का। पहले प्लेक्सस बना लेगा पूरा, ठीक है ना, याद रख। हाँ CSF का फॉर्मेशन करता है, और CSF हम लोग को हेल्प करता है नरिशमेंट में। हाँ, और ट्रांसपेरेंट होता है जस्ट लाइक वाटर। चलो बैठ जाओ। समझी बात को? तुम बताओ। ये जो कैरोटिड आर्टरी जो जा रहा है, ये क्या कर रहा है? आगे चल के कैपिलरी में बना रहा ना, और कैपिलरी बना के क्या कर रहा? वही कैपिलरी प्लेक्सस बना दे रहा, और प्लेक्सस बना दे रहा तो उसी CSF का फॉर्मेशन करा दे रहा, और CSF बन जाएगा। तो क्या हो गया? एक तरह से तो नरिशमेंट ही न गया। आखिर अल्टीमेटली जब हम किसका बात कर रहे हैं? कैपिलरीज का, तो ब्लड ही तो जाके CSF का फॉर्मेशन करा रहा। तो ओवरव्यू किसका था इस बाबू? तो ये पूरा तुम्हारा डायग्राम हो गया। किसका? तो हम बात कर रहे थे कब का? मोर एक्साइटेड के केस में। यानी मोर एक्साइटेड के केस में क्या होगा? ये केमिकल नेचर बढ़ेगा, तभी तो एक्साइटेड ज़्यादा होगा, तो CO2 को हम बाहर निकाल सकेंगे। तो यही कहानी है पूरा। और देखो यहाँ पे ही पाया जाता है क्या? कैरोटिड सीनस। तो याद रखना, आर्टरी अलग है, कैरोटिड सीनस अलग है। जो हमारे गर्दन के पास जो स्वेलिंग वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैरोटिड सीनस, और वहीं पे प्रेजेंट रहता है क्या? केमिकल सब्सटेंस। हो गया सबका? अच्छा बताओ, एक रिफ्लेक्स पढ़ाए थे तुम लोग को पिछले क्लास में, उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, क्या कौन सा रिफ्लेक्स पढ़ाए थे? क्या काम था उसका? हाँ, रिफ्लेक्स का काम बताओ जल्दी से। सर जो जब एयर ज़्यादा हो जाता है तो अल्टरनेट होता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि ज़्यादा ना हो, उसी के लिए हम लोग वहाँ पे। चलो ठीक है, इतना तो याद है ना। देखो अब सुनो एक बात, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। अब इस डायग्राम को हम मिटाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। ये जो IC जो है, IC के आसपास क्या दिख रहा है तुमको? बताओ जल्दी। IC के पास क्या है? समझ गए बात को? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका एरो ऐसे मिला लो। तो क्या है बाबू बताओ? IC के पास क्या प्रेजेंस है? कीमो रिसेप्टर। यानी कीमो रिसेप्टर रहेगा तो क्या करेगा? IC को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा ना, इसलिए प्रेजेंस क्या है IC के पास? कीमो रिसेप्टर। लगाओ इसको, एरो लगा लो। इसको मिटा दे। देखो बात समझो, ये जो है कीमो रिसेप्टर, IC के पास क्या है बताओ? IC प्रेजेंस ऑफ, इसका काम क्या हो सकता है बताओ तुम लोग थोड़ा सा।
बताओ आखिर कीमो रिसेप्टर जो है आईसी के पास है क्या, कीमो रिसेप्टर, इसको पता चल जाएगा कि कोई भी केमिकल चेंज हो गया, यानी किस में चेंज होगा तो आईसी को पता चलेगा। कहाँ CO2 बढ़ेगा बताओ, वही चीज़ तो पूछ रहे हैं। बॉडी के अंदर कहाँ, ब्लड में? नहीं, गलत कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ हम सिखाएंगे तुम लोग को। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब हम ब्लड का बात अभी कर रहे हैं, ब्लड का बात किए हैं कभी कि तो वेन के बारे में बात किए एक भी बार, तो कैसे बोल रहे हो कि CO2 ब्लड के पास? ब्रेन का बात हो रहा, ब्रेन के पास क्या है? कीमो रिसेप्टर। किस में चेंज होगा तो होगा, तो कहाँ से, नीचे से जा रहे हैं तो CO2 इसमें ना बढ़ेगा, किसमें? CSF में। ब्लड हुआ ही नहीं ना हुआ। जब इसमें कोई चीज़ बढ़ेगा तब तो इसके पास सिग्नल जाएगा, तब तो आईसी के पास सिग्नल आएगा। तो किसके पास बढ़ रहा है? CO2 CSF के पास। लिखो इस तरह से, आईसी प्रेजेंस कीमो रिसेप्टर्स। किसके पास कीमो रिसेप्टर है? आईसी के पास। चलो लिखो, देखो क्या क्या होता है, कंडीशन समझना। देखो ये आईसी कब एक्टिव हो जाएगा बताओ? जब CSF के पास कोई केमिकल चेंजेज आएगा तो आईसी क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन एक्टिव हो गया? आईसी। लिखो, अभी डायग्राम मिटा देते हैं, ठीक है ना? नहीं रुक जा, उसमें और पढ़ाना ही होगा। अब देखो ये जो है आईसी जो है हाईली सेंसिटिव है, किसके लिए बताओ तुम लोग? आईसी जो है वो सेंसिटिव होगा किसके लिए बताओ? CSF में क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये सेंसिटिव होगा कि नहीं होगा? जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसमें तभी ना वो एक्टिव होगा। तो आईसी लिखो, आईसी हाईली सेंसिटिव टू किसके लिए? H+ लिख लो पहले, H+ और CO2। आया समझ में? देखो यानी कि H+ CO2, समझ रहे हो बात को? यानी pH भी ले सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, हम बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ। देखो सब एक ही चीज़ है, मिलता जुलता, समझो बात को। क्या क्या है? हाईली सेंसिटिव किसके लिए? और pH हो सकता है ना? हाँ होगा ना, H+ आया तो pH का बात हो जाएगा ना। अब बताओ CSF में सोर्स ऑफ CO2 इन CSF क्या हो सकता है बताओ? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को। H+ का क्या होगा बताओ? सोच के बताओ 2 मिनट में अच्छा से। क्या सोर्स होगा CSF में बताओ? समझो, कुछ पता चल रहा? देखो CO2 जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2O के साथ, किस में टूट जाएगा बताओ जल्दी बताओ? H+ में टूटेगा ये, और किस में टूटेगा बताओ? बैलेंस होगा कभी? तोड़ के देखो तो जरा कॉपी में तुम लोग, क्या क्या निकल रहा है यहाँ से। नहीं गलती है, जल्दी बताओ। कार्बोनेट पढ़े हो? क्या होता है कार्बोनेट? SCO3-। देखो अब बता रहे हैं हम कि सोर्स ऑफ H+ इन CSF, तो CSF में H+ का सोर्स कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब CO2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? जब रिएक्शन कर जाएगा तो किस में टूट जाएगा? और यही H+ किस में बढ़ जाएगा? CSF में बढ़ गया। CSF में जब H+ बढ़ जाएगा तो pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि एसिडिक मीडियम हो गया ना। और क्या होगा? CO2 भी तो बढ़ेगा। अल्टीमेटली सोर्स किसका है? सब तो इसी का है ना। तीनों चीज़ लिखो, इसको नोट करो।
समझ में आया कि नहीं? फिर से बताएं, समझो कॉन्सेप्ट है खाली यहाँ पे। चलो देखो, हम क्या बोले, फिर से सुनिएगा एकदम ध्यान से। CSF में H प्लस का सोर्स क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में H प्लस का सोर्स क्या है? यानी कि CO2 को किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? और जैसे रिएक्शन करा क्या बाहर हो गया? H प्लस, और क्या बाहर हो गया? यानी जब IC किसके लिए हाईली सेंसिटिव हो गया बताओ? H प्लस के लिए हुआ, CO2 भी तो होगा, और H प्लस pH भी तो होगा, तीनों चीज हो, pH हो गया ना तीनों चीज। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इतना चीज समझ में आया तुम लोगों की नहीं? बताओ। अच्छा बताओ, ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा कंसंट्रेशन? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ब्लड में CO2 और H प्लस का अगर किसी भी तरह का चेंजिंग होगा तो किस में चेंज हो जाएगा बताओ? नहीं, अभी नहीं समझा तुम लोग को। देखो ये क्या ले जा रहा था? कैरोटिड आर्टरी ले जा रहा था, ब्लड ले जा रहा था ना, तो आखिर कैरोटिड आर्टरी के थ्रू क्या जा रहा बताओ? ब्लड जा रहा, और इस ब्लड में क्या बढ़ा बताओ? CO2 बढ़ा, H प्लस बढ़ा, और जब ये कैरोटिड आर्टरी कहाँ ले जाएगा? CSF के पास ले जाएगा, तो किस में चेंज आ जाएगा बताओ? CSF में चेंज आ जाएगा। क्या बढ़ा CSF में? बढ़ा ना। तो यही ना पूछ रहे हैं कि ब्लड में किसका CO2 का कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो यही ब्लड तो जाके CSF का फॉर्मेशन करेगा, तो CSF में भी तो चेंज हो जाएगा। और CSF में जैसे चेंज होगा तो कहाँ पे सिग्नल चल जाएगा? कीमो रिसेप्टर के थ्रू IC के पास चला जाएगा, और वो कैसा स्टेज में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझे बात को? फिर से सुनो, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू क्या हो रहा? ब्लड जा रहा, और उस ब्लड में क्या बढ़ गया? CO2 और H प्लस बढ़ गया। अब वही ब्लड किसका फॉर्मेशन कर रहा? CSF का। तो CSF का फॉर्मेशन करेगा तो CO2 H प्लस कहाँ बढ़ेगा? CSF में। और CSF में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? उसको कीमो रिसेप्टर के पास चले जाएगा सिग्नल, और वो सिग्नल किसको भेज देगा? IC के पास भेज देगा, और IC कैसा स्टेट में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। यही तो डायग्राम था बाबू, यहाँ पे क्या था? IC था ना, कैसा हो गया? मोर एक्साइटेड हो गया, IC मोर एक्साइटेड हुआ। समझा कि नहीं? पहले बताओ। हाँ देखो, क्या समझे? नहीं समझ में आया? मोर एक्साइटेड होगा, अभी हम एक्साइटेड लिख दिए हैं बस। सुनो, आखिर मोर एक्साइटेड क्यों हुआ बताओ? फिर से बताओ, देखो लिखा हुआ। हाँ हाँ, देखो CSF का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा? ब्लड से ही हो रहा ना। अब ब्लड में जब कोई चीज़ बढ़ेगा तो फॉर्मेशन CSF का करा, तो उसके थ्रू CSF में भी तो जाएगा, तो CSF का भी तो केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा। और जब CSF में H प्लस और CO2 बढ़ेगा तो सिग्नल कहाँ चले जाएगा? कीमो रिसेप्टर लगा हुआ वहाँ पे, और IC के पास चला जाएगा। वही IC तो एक्टिव करेगा कि हम मोर एक्साइटेड हो गए हैं, अब तुम CO2 को बाहर निकालो। हाँ, यानी कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ गया तो अब तुम जल्दी से बाहर निकालो। समझे बात को? मतलब अभी भी समझा कि नहीं? समझने वाला चीज़ है ये। देखो क्या क्या हुआ, फ्लो चार्ट में भी कन्वर्ट करेंगे हम, रुक जाओ। अब बताओ क्या क्या बोले आशुतोष? बताओ, समझाओ आयुष। ऐसे क्लियर नहीं होगा, बोलो। हाँ जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो देखो, CO2 और H प्लस क्या हो गया? बढ़ गया, तो एक्साइटेड कौन हो जाएगा बाबू? जल्दी बताओ। तो एक्साइटेड IC लिख लो, इसको नोट करो, उसके बाद नोट करके लिखना है, उसके बाद आगे चलते हैं हम फ्लो चार्ट में। कभी भी वेन का बात नहीं करेंगे हम लोग। ये मत बोलना कि वेन में ना CO2 ज़्यादा हो गया, ठीक है? आर्टरी के बारे में बात हो रहा है यहाँ।
अपने से एकदम पूरा दिमाग में सेट करो। और देखो हम अब बता रहे हैं, सुनो बात को, इधर देखो क्या था, कैरोटिड आर्टरी था। कैरोटिड आर्टरी में क्या हुआ, ब्लड था, वही ब्लड तो इसका CSF का वो कर रहा था। तो देखो कैरोटिड आर्टरी कहाँ, गर्दन के पास, ये ब्लड लेके कहाँ गया, ब्रेन के पास, प्लेक्सस बनाया, वो प्लेक्सस बना के CSF का फॉर्मेशन कराया। अब प्लेक्सस किससे बना, ब्लड कैपिलरी से बना। अब बताओ जब कैरोटिड आर्टरी में ही CO2 का कंसंट्रेशन और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वही ब्लड कैपिलरी CSF का फॉर्मेशन कर रहा, तो एकदम वो है कि क्या होगा, CSF के अंदर भी केमिकल चेंज होगा, यानी कि CSF के अंदर भी CO2 बढ़ेगा और H+ बढ़ेगा, और वहाँ पे लगा हुआ है कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर मतलब क्या, केमिकल सब्सटेंस CO2 H+। अब वो कीमो रिसेप्टर किसको सिग्नल दे देगा, IC को, और IC हो जाएगा मोर एक्साइटेड, और मोर एक्साइटेड हो जाएगा तो क्या बोलेगा, अब तुम CO2 को बाहर निकालो। ये था ओवर, हाँ तब IC बोले ना, वहाँ पे जो हम तुम लोग को डायग्राम में जो बोले एरो करके ऐसे लिखो कीमो रिसेप्टर का IC, क्या था, जब CO2 का बढ़ा तो इसके पास सिग्नल आया, और ये सिग्नल किसको भेज दिया, IC को भेज दिया। IC क्या हो गया, मोर एक्साइटेड हो गया। और जब मोर एक्साइटेड हो रहा था तो क्या हो रहा था, बताओ, अब हो रहा था डीप ब्रीदिंग वाला केस आ गया ना पूरा, तो बोलेगा कि बाहर निकालो अब जल्दी जल्दी, क्योंकि CO2 का बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। समझ गए बात को, पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म है। सब NCERT अच्छे से नहीं लिखा है, देख लेना तुम लोग। लिख लिए, इतना नहीं पढ़ोगे ना तो उसका एक लाइन नहीं समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये सोर्स ऑफ H+ इन CSF किसका कैसे बनेगा, इसको याद रखना हमेशा। ये बाइकार्बोनेट हो गया, क्या हो गया बाबू, बाइकार्बोनेट और H। और एक चीज पता है तुम लोग को ना, क्या होता है, H+ बढ़ता है तो क्या होता है बताओ, pH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और H+ डिक्रीज करेगा तो pH, कौन सा कंडीशन एसिडिक हो गया, E हमेशा याद रखना। E अभी तुम्हारा पूरा चैप्टर में अभी यही काम आएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे ना तुम लोग को, तो यही चीज़ काम आएगा। इसको अच्छा से लिख देते, रुक जाओ एक मिनट। लिख लो इसको। चलो 2-3 फ्लो चार्ट लिखा रहे हैं। एक लिखा रहे तुम लोग को एक्सरसाइज वाला लिखाएंगे कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, और एक लिखा रहे नॉर्मल जब CO2 में ब्लड क्या बढ़ता है। हाँ, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये क्या है, एरो वाला क्या है? क्या क्या ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, ब्लड में क्या क्या इंक्रीज कर रहा है। चलो लिखो इसको जल्दी। अब क्या हो जाएगा इसके बाद बताओ, कौन एक्साइटेड होगा, लिखते चलना आप। अब बताओ IC एक्साइटेड होगा तो क्या होगा, न्यूरल कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रेन का बात कर रहे हैं। न्यूरल कंट्रोल स्टार्ट। चलो ये चीज़ तुम लोग समझो बात को। क्या हुआ, न्यूरल मैकेनिज्म में चला गया, न्यूरल कंट्रोल स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग रेस्पिरेटरी मसल कौन कौन होता है जल्दी बताओ, डीप इंस्पिरेशन के लिए, है ना, याद है ना। तो देखो समझो बात को, यहाँ पे ब्लड में क्या इंक्रीज कर गया, CO2 और H+। कहाँ सिग्नल चला गया, IC क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। अब क्या हो गया, किसके पास चला गया, न्यूरल कंट्रोल स्टार्ट किया। अब न्यूरल कंट्रोल क्या बोल रहा है, कोरस्पॉन्डिंग रेस्पिरेटरी मसल्स में क्या करा रहा, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा। किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करा रहा, डीप ब्रीदिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डीप इंस्पिरेशन स्टार्ट।
चलो लिख लो इसको। देखो इसको मसल से भी जोड़ दिए ना, ये तो तुम लोग शुरू में सिखा दिए ये सब चीज़। हो गया? समझ में आया कि नहीं बताओ? अब आ गया होगा समझ में, हमको लग रहा है। चलो देखो अब क्या बात कर रहे हैं कि तुम लोग है ना एक्सरसाइज करते होगे तो क्या होता होगा बताओ। अब लिखो, केस लिखो, लिखो ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कब का बात कर रहे हैं? एक्सरसाइज। तो क्या क्या होगा बताओ? पहले एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा बताओ? देखना, लिख लो। क्या होगा बताओ? मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? चलो लिखते चलो। लिखो जल्दी। देखो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज कर जाएगा बताओ? CO2 इंक्रीज कर जाएगा। CO2 इंक्रीज, लिखते चलो। अब बताओ ब्लड में CO2 लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम लोग बोलो। CSF में क्या होगा? CSF में क्या होगा? इसमें भी ना इंक्रीज करेगा जी। यही तो ब्लड कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जा रहा। CSF में भी CO2 का लेवल इंक्रीज कर गया। अब क्या हो जाएगा? कौन एक्साइटेड हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा बताओ? डीप इंस्पायरेशन। यानी कि जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो देखते हो ना, जोर जोर से सांस लेने लगते हो ना थकने के बाद, तो किसका लेवल बढ़ जाता है बॉडी में? CO2 का लेवल बढ़ जाता है। पढ़ो। अब तो दिमाग में घुस गया होगा, एक ही चीज 4 बार बोल दिए हम। हो गया? चलो अब तुम लोग से एक क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट लिख लो। अब बताओ O2 का कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे कोई इफेक्ट डालेगा कि नहीं? क्वेश्चन बताओ मेरा, जल्दी बोलो। O2 का कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे कोई इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? नहीं डालेगा। नोट करके लिखो। O2 से क्या मतलब है? CO2 बढ़ेगा तब तो निकालेगा। ये ना मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ जी। क्या किसको बाहर करोगे? जो तुम्हारे लिए वेस्टफुल होगा उसको ना बाहर करोगे, तो उसका कोई ब्रीदिंग पे वो नहीं है। हम क्यों करा रहे हैं? केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग क्यों करा रहे हैं? CO2 को बाहर निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? O2 का कहाँ प्रीकर्सर क्या है? CO2 का प्रीकर्सर क्या है? H+। अभी ना रिएक्ट करा है CO2 को वाटर के साथ। O2 का बात कहाँ किए हम? कहीं बात किए? तब चलो लिख लो। नो इफेक्ट ऑफ O2 no effect of O2 concentration in breathing. No effect of
O2 कंसंट्रेशन इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में O2 कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। नोट करके लिख लेना। एक लाइन और लिखो, IC नॉट सेंसिटिव टू O2। IC नॉट सेंसिटिव O2 मतलब IC सेंसिटिव नहीं है, किसके लिए? O2 के लिए। जब IC सेंसिटिव ही नहीं है तो उसका क्या रोल रह गया? कोई रोल नहीं रहा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, IC और रेस्पिरेटरी सेंटर, IC और रेस्पिरेटरी सेंटर हाईली सेंसिटिव टू व्हाट? हाँ लिखा रहे हैं, पहले सुनो तो। क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या लिखा है? IC और रेस्पिरेटरी सेंटर हाईली सेंसिटिव टू व्हाट? व्हाट? ऑप्शन लिखो पहला CO2, CO2 कंसंट्रेशन। दूसरा लिखो CO2 कंसंट्रेशन एंड आर्टरी ब्लड। तीसरा लिखो नन। फोर्थ लिखो बोथ। अच्छा बताओ, इसमें से सबसे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बताओ। हाँ अच्छा से सोच के बताओ। सब बोल दो। अब सी कोई बचा? बोल दो तुम, सी होगा। सबका आंसर हो ही जाएगा था। जल्दी बताओ। बताओ, 2 मिनट समय दे रहे हैं। इतना पढ़ाए हैं भूखवा के। क्लास से बाहर फेंक देंगे हम। जल्दी बताओ। बोलो बोलो जल्दी। बी में कौन कौन है? तुम? बी में तुम हो? तुम? डी तुम? ए तुम? जिसका बी ऑप्शन है वो सही है। सुनो, अभी ना इतना भूख रहे हैं, उतना देर से नहीं समझ रहा। आर्टरी नहीं रहेगा तो कहाँ से CO2 तुम बढ़ाएगा जी? वहाँ बाहर से ले आओगे बाल्टी से। यही आर्टरी ब्लड के कारण तो क्या बन रहा है? CSF बन रहा। और इसी आर्टरी ब्लड में CO2 का H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो CSF में बढ़ेगा। CSF में बढ़ेगा तो कीमो रिसेप्टर के पास जाएगा। कीमो रिसेप्टर के पास जाएगा तो IC के पास जाएगा। IC एक्साइटेड होगा तो डीप ब्रीदिंग होगा। हो गया खत्म। आंसर ही जाएगा, लिख लो। लो NCERT लो, पढ़ाएंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्लड खत्म हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस नेक्स्ट क्लास। हाँ डिसऑर्डर अभी नहीं, अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ा पार्ट अभी बाकी है। ये समझ में आया अच्छा से तुम लोग को? चलो देखो, चलो देखो सुनो, एनसीईआरटी देखो पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। क्या हुआ इसका मतलब? जल्दी बताओ। रेगुलेशन ऑफ ब्लड, समझे बात को? मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है बताओ? ब्रेन में है ना। आगे वाला लाइन सुनो एक मिनट। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। तो पहला हम कौन चीज़ पढ़ाए थे तुम लोग को? न्यूरल पढ़ाए थे ना। ब्रीदिंग का जो था पहला कौन पढ़ाए थे? केमिकल की न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो देखो अब आ गया ना यहाँ पे न्यूरल सिस्टम। आगे पढ़ो। ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द कहाँ? मेडुला रीजन। मेडुला रीजन कहाँ? हाइंड में। ठीक है।
द ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। यानी तुमसे पूछेगा कि कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल करता है, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, तो मेडुला रीजन में। कौन होगा, मेडुला रीजन में, याद रहेगा। और मेडुला रीजन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन का। आगे चलो, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। देख रहे थे पोन्स रीजन में दो सेंटर, कौन कौन, पीसी और एसी, याद हुआ। अब देखो इसको बोलते हैं पोन्स रीजन इन द ब्रेन कॉल निमोटेक्सिक सेंटर। एक ही सेंटर के बारे में लिखा है एनसीईआरटी, हम लिखा है एक और एपोनेस्टिक सेंटर। तो हाँ, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देख रहे हो, तो पोन्स क्या कर रहा, पाया जा रहा वहां पे, और इसको कौन कर रहा, रिदम कौन कर रहा, कंट्रोल कौन कर रहा, पोन्स में लगा हुआ निमोटेक्सिक सेंटर। समझ गए बात को, हाँ, निमोटेक्सिक सेंटर। अब आगे देखो, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन देयर बाय अल्टर ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। यही तो कंट्रोल कर रहा ना। तो रेस्पिरेटरी रेट में बढ़ेगा घटेगा तो क्या करेगा, ये अल्टर करेगा, ठीक है ना, बढ़ाना घटाना। कौन, पोन्स का निमोटेक्सिक सेंटर। डायग्राम नहीं समझ में आया तुम लोग को, यहाँ पे बताए थे हम, ऐसे करके नीचे में था, यहाँ पे दो रीजन था, कौन कौन था बताओ। तो ऊपर में क्या लिखा है, मेडुला रीजन में रहता है वल्लो, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, निमोटेक्सिक सेंटर। कौन करेगा, निमोटेक्सिक सेंटर। ई रहता कहाँ पे, पोन्स में। और पोन्स किसका पार्ट हुआ, हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन कौन, पीसीएम पढ़ाए थे ना, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला, याद रहेगा ना। तो कहाँ का पार्ट है, सेरेबेलम और पोन्स। पोन्स कहाँ का पार्ट हो गया, हैंड ब्रेन का। यही तो कंट्रोल कर रहा है। जब भी कुछ भी होगा तो अल्टर कौन करेगा, यही पोन्स में कौन प्रेजेंट है, निमोटेक्सिक सेंटर, वही करेगा। आगे देखो, अब यहाँ से पढ़ो, एक केमोसिंथेटिक एरिया इज सिचुएटेड एजेंट टू रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू O2 एंड H+ आयन। अब देखो किसका बात कर रहा, कीमोसिंथेटिव। कीमोसिंथेटिव मतलब क्या, केमिकल सब्सटेंस का सिंथेटिव, मतलब केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अब वहाँ पे एरो बाहर निकाल के लिख लो, केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, कीमोसिंथेटिव जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा ये वाला टॉपिक। उसके पहले तक वाला कौन था, न्यूरल कंट्रोल। तो जाके अपने नोट्स में उस न्यूरल कंट्रोल को अच्छे से पढ़ना और ऊपर का 4 लाइन पढ़ना फिर से। देखो क्या लिखा है, तुम पढ़ के बोलो आगे, देखो क्या लिखा है, जोर से बोलना। देखो क्या बोल रहा कि CO2 और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कहाँ पे बढ़ा, CSF में। और CSF किसको दिया सिग्नल, कीमो रिसेप्टर को। और कीमो रिसेप्टर किसको किया, और IC क्या कर रहा, बाहर करो, एलिमिनेट करो। हाँ, CO2 को एलिमिनेट करते करो। तो देखो वही लाइन लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छा से। देखो क्या लिखा है, हम पढ़ा रहे हैं, सुनो, देखना आराम से। यहाँ लिखा है, ए केमोसिंथेटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट ऑफ द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+। ठीक है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस का मतलब क्या, CO2 और H+ इंक्रीज कर गया। कैन एक्टिवेट इन दिस सेंटर, तो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया वो वाला सेंटर। आगे पढ़ो, विच इज टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। क्या कर रहा, सिग्नल दे रहा ना, तो कौन सिग्नल दे रहा, कीमो रिसेप्टर, किसको, IC को। अब देखो क्या बोल रहा, मेक ए नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। यानी कि बढ़ गया तो उसको सिग्नल दे रहा कि तुम अब इस सब्सटेंस को बाहर निकालो। तो देखो एनसीईआरटी कितना चीज़ छोड़ा हुआ है, नहीं समझ पाओगे, बिना नोट्स का कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो आगे पढ़ो कि रिसेप्टर एसोसिएटेड किसके साथ, एरोटिक आर्ट और कैरोटिड आर्टरी। एरोटिक आर्ट के बारे में कहाँ बात हो रहा, हार्ट के बारे में बात हो रहा, हार्ट से ही ना ब्लड जा रहा, आर्क हो गया। और कहाँ पे जा रहा, कैरोटिड आर्टरी में। और कैरोटिड आर्टरी कहाँ प्रेजेंट, गर्दन के पास। ब्लड लेके कहाँ जा रहा, ब्रेन के पास। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज
change in CO2 and H plus concentration and send a necessary signal of the rhythm center in remedial action। यानी कि क्या बोला कि उस कैरोटिड आर्टरी में ब्लड में CO2 और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक CSF में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और उसको सिग्नल पहुंचा देगा। तो ये हुआ क्या इसका कंट्रोलिंग वाला सिस्टम। समझ रहे हो बात को। अब देखो लास्ट पॉइंट लिखा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि कोई रोल नहीं है। समझ के बात को ना, एक लाइन लिखा है ना नोट करके, पूरा रेगुलेशन खत्म हो गया तुम लोग का। देखो ये छोटा सा 4 लाइन पढ़ाने में हमको कितना मेहनत लगा, देखा ना, 2 क्लास चला इस पे। इसलिए इसको जाके इन है कि अब मोड़ के रख देना, ध्यान से पहले नोट्स पढ़ो, NCERT पढ़ो और अच्छा से इसको ग्रिप में लाओ। क्वेश्चन यहाँ से रहता है और अच्छा क्वेश्चन रहेगा। नहीं, अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ा पार्ट बाकी है, सबसे बड़ा पार्ट वही है। नहीं अभी नहीं पढ़ा है।